गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th गद्य पार्ट फर्स्ट चैप्टर बड़े भाई साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि गद्य का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो बड़े भाई साहब है और उसके राइटर है वो प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद को कथा सम्राट माना जाता है और उन्होंने अनेक प्रकार की कहानियाँ लिखी है। यहाँ पे जो आपको एक चैप्टर दिया है वो चैप्टर बड़े भाई साहब है, वो भी एक प्रकार की कहानी है। और प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक और भाई है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़े होने के कारण उससे बड़े बड़े अपेक्षाएं की जाती है। बड़ा भाई होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी वह करें वह छोटे भाई के लिए मिसाल का काम करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है। बड़े भाई साहब का परिचय। लेखक का बड़ा भाई की उम्र 14 वर्ष की है और लेखक स्वयं 9 वर्ष का है। लेखक के बड़े भाई साहब अध्ययनशील है, सारा दिन किताबें खोले बैठे रहते हैं। वे पढ़ाई में चाहे कैसे भी हो, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक को डांटना, डपटना और उस पर निगरानी करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। लेखक का मन पढ़ाई में कम लगता था, इसलिए वो मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आकर खूब खेलता था। बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में कुशल थे। जब भी लेखक खेल कर आता तो वे उसे स्नेह और रोष भरा उपदेश दिया करते। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है। मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ, तब जाकर ये विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे बड़े भाई साहब उस छोटे भाई को समझाने का प्रयास करते हैं, साथ ही कभी कभी अनेक प्रकार के उदाहरण देकर अपनी बात को सिद्ध करके मानते हैं। उसका तुरंत प्रभाव लेखक को यह होता है कि लेखक उसका टाइम टेबल बनाना शुरू करता है। बड़े भाई साहब की लताड़ सुनकर छोटा भाई रोता रहता, लेकिन तुरंत ही मन से निराशा के बादल हटाकर टाइम टेबल बनाकर बार बार इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, किंतु उस पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाता। खेलकूद में रुचि और पढ़ाई में अरुचि के कारण वो खेलकूद में चला जाता और बड़े भाई साहब को पुनः उसे डांटने फटकारने का अवसर मिल जाता। प्रकृति का मोहक वातावरण लेखक को अपनी ओर खींच ले जाता। वह बड़े भाई साहब की डांट फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर पाता। समय बदलता है और वार्षिक परीक्षा जब होती है, उस वार्षिक परीक्षा में छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता है और बड़े भाई साहब फेल हो गए। अब केवल 2 कक्षा का ही अंतर दोनों में रह गया है, दोनों भाई के बीच। लेखक भाई साहब से कहना तो चाहता था, पर चुप रहा कि आपने दिन रात पढ़ाई की, आंखें फोड़ी, फिर भी नतीजा क्या निकला। मैंने कम मेहनत की, लेकिन फिर भी कक्षा में अव्वल आया। पर एक दिन भाई साहब लेखक पर टूट पड़े, क्योंकि दिन भर खेलकूद में उसने समय व्यर्थ किया और उसे समय व्यर्थ करते हुए बड़े भाई साहब क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इस साल कक्षा में पास हो गए और दर्जे में अव्वल भी आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया है। घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। और अपनी इस बात के लिए उन्होंने रावण और अन्य का उदाहरण दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपने ये रावण का अध्याय और रावण का चरित्र पढ़कर और सुनकर क्या शिक्षा ली, या उसे यूं ही पढ़ गए। अगर उससे तुमने किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं ली तो तुम्हारा पढ़ना व्यर्थ है। उन्होंने इसके अलावा कई ऐतिहासिक उदाहरणों के द्वारा भाई को घमंड न करने की सलाह दी। बड़े भाई साहब साथ ही अपने साथ साथ पढ़ाई को, शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा क्रम को, पाठ्यक्रम को, इन सभी को भी किसी न किसी प्रकार से दोषी मानते हैं। पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिनाते हैं। बड़े भाई साहब बोले, मेरे भाई, फेल होने पर न जाओ। मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। साथ ही
उन्होंने आगे की पढ़ाई का डर फैलाया। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती है, वैसे वैसे पाठ्यक्रम और अध्यापकों की अपेक्षाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। अध्यापक अपेक्षा करते हैं कि बच्चा हर फनमूला हो और हर प्रकार से पढ़ाई में सफल हो। इतिहास और ज्योमेट्री की कठिनाइयों का उल्लेख भी किया। परीक्षा में पास होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बड़े भाई साहब ने अगले दर्जे की पढ़ाई का भी भयंकर चित्र खींचा। उन्होंने बताया कि जैसे ही अगले वर्ष आप अगली कक्षा में जाओगे, आपकी पढ़ाई कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने उपस्थित करेगी और उन सब पर आपको खरा उतरने की आवश्यकता होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो पढ़ाई के साथ साथ अध्यापकों का डर, जो कि चमड़ी उधेड़ने से जुड़ा रहता है, वो भी उसको दिखाया, जिसे सुनकर लेखक भयभीत हो उठा। परंतु उसकी रुचि फिर भी पुस्तकों की ओर न बन सकी। अब वह चोरी चोरी खेलने लगा। बड़े भाई साहब के समझाने का प्रभाव तो होता है, लेकिन वो प्रभाव कुछ कम ही हो पाता है और इसी कारण समय मिलते ही वो खेलने कूदने चला जाता। फिर वह सालाना वार्षिक परीक्षा हुई और नतीजा ये रहा कि बड़े भाई साहब फेल हो गए। संयोग से लेखक तो पास हो गया, लेकिन बड़े भाई साहब फेल हो गए। कक्षा में अव्वल आने पर लेखक को खुद अचरज हुआ। वो खुद ये कहता है कि मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। कब इसी बात पर उसे अपने पे थोड़ा अभिमान भी हुआ। उसे लगा कि उसकी किस्मत बलवान है और वो बिना पढ़े भी पास होकर कक्षा में दर्जे में अव्वल आ सकता है। बड़े भाई साहब ने कठोर परिश्रम किया था, परंतु बेचारे फेल हो गए। लेखक को उन पर दया आती थी। यहाँ तक कि मन में तो एक बार यह भी सवाल आया कि उन्हें कह दूं कि आपने दिन रात मेहनत करके आंखें फोड़ के कौन सा तीर मार लिया, और मैंने कम मेहनत करके भी कक्षा में और दर्जे में अव्वल आ गया। लेकिन उनका उदास चेहरा देखकर ये कहने की हिम्मत न हुई। अब लेखक और भाई के बीच केवल एक कक्षा का अंतर रह गया था। अब बड़े भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। वे समझने लगे थे कि अब मुझे डांटने का उन्हें अधिकार नहीं रहा। लेखक को लगता है कि अब बड़े भाई साहब उन्हें नहीं डांट पाएंगे, क्योंकि दोनों के मध्य अब अंतर कम है। अब लेखक के मन में यह बात बैठ गई कि वो पढ़े या न पढ़े, वो अवश्य ही पास हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे बड़े भाई साहब के मन में इस प्रकार का भाव था कि वो छोटे भाई को अधिक से अधिक समझाए, प्रेम और डांट दोनों का सहारा लेकर पढ़ने की ओर प्रवृत्त करे, और यदि आवश्यक हो तो उसे मारा पीटा भी जा सकता है। और दूसरी तरफ छोटा भाई है, जो मन ही मन में अभिमान और घमंड से भरा हुआ है कि उसे लगता है कि वो बिना पढ़े भी कक्षा में दर्जे में अव्वल आ जाएगा।